नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। बिहार चुनाव के पहले फेज का प्रचार खत्म होने में अब महज 48 घंटे बचे हैं, जिसमें एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच शब्द बाण तेज हो गए। चुनावी रण में सीएम योगी ने हुंकार भरते हुए महागठबंधन पर तगड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने महागठबंधन पर इशारों इशारों में हमला बोला। कहा, इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू, अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सही देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पर अग्रेसिवली अंदाज में पलटवार कर दिया है और इसे भी हनुमान जी और गांधी के विचारों का अपमान करार दिया है। अब ये शब्द बाण जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं और ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार के खत्म होने में महज 48 घंटे रह गए हैं। इसके साथ ही चुनावी रण में शब्दों के बाढ़ तेज हो गए हैं। सीएम योगी ने गांधी के 3 बंदरों को लेकर महागठबंधन पर तगड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी ने हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के अपने 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सही को देख नहीं सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता। अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी के पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और इसे हनुमान जी और गांधी के विचारों का अपमान करार दिया है। तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए, योगी हनुमान जी का अपमान करे। अब इसमें क्या ही बोलें, जनता देख रही है, जनता सुन रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी समर में एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी की तुष्टीकरण को लेकर जोरदार हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। पहले चरण के चुनावी रण में पप्पू, टप्पू और अप्पू और कट्टा जैसे शब्दों की एंट्री हो गई है। दूसरे चरण के चुनाव में कुछ और शब्दों की एंट्री होगी। चुनावी घमासान और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। 6 नवंबर को पहले फेज का मतदान होगा। उससे पहले आप जान रहे हैं, प्रचार की भी वक्त की एक सीमा होती है। 48 घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले और जनता भी इन चीजों को एंजॉय कर रही है। अप्पू, टप्पू, पप्पू, इन तमाम चीजों को लेकर जनता भी चटकारे लेकर इन नेताओं की बातों को सुन रही है। अग्रेसिव अंदाज में जहां भारतीय जनता पार्टी भी नजर आ रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार उसी अंदाज में जवाब देने का काम कर रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव हैं तो हर एक चीज पर खुलकर बात हो रही है। पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ नजर आ रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे राहुल गांधी हो, इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े चेहरे हों। कल आपने देखा होगा, जनता से कनेक्ट करने के लिए राहुल गांधी ने छलांग भी लगाई थी नदी में, मछली पकड़ते हुए वो नजर आए थे। वो बता रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारे विजन में क्या कुछ रहेगा। ये जनता से कनेक्ट करने की चीजें हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के शब्द जो हैं, इस तरह के स्लैंग्स जो हैं, पूरे नैरेटिव को चेंज कर देते हैं। आपको इससे पहले भी आपने कई सारी चीजें देखी होंगी। 6 तारीख से पहले फर्स्ट फेज में आप जानते हैं 120-121 सीटें कवर होनी है। तो अब यहीं से देखिए, जनता भी अपने मन में कई चीजों को लेकर बहुत सारी चीजें फिक्स कर चुकी होगी
लेकिन ये तमाम स्लैंग्स, ये तमाम बातें क्या इफेक्ट कर सकती हैं, या फिर वो वोटर जो आखिर तक पोलिंग स्टेशन तक जाते जाते सोचता है कि किस चीज़ पर वोट करें, ये उनको साधने के लिए है क्या? मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है, मेरे को जानकारी है, मेरे साथ रत्नाकर सिंह जी, जाने माने प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी नमस्ते कर रहा हूँ, शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। रत्नाकर जी, ये अप्पू टप्पू पप्पू ये सारी चीजें लाना जरूरी है क्या? और सीधा सीधा कांग्रेस पवन खेड़ा जी तो कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ खुद वो पीठाधीश्वर है, गोरक्ष पीठाधीश्वर है, और हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। देखिए रोहित जी, चुनाव प्रचार में इस तरह की बातें जो है निकल के सामने आती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले अभी आपने जिक्र किया था जी कि राहुल गांधी जो है वो मछली पकड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपको याद होगा कि हम लोग जब भी छोटे थे तो एक मूवी आई थी गोविंदा की, हाँ राजा बाबू जी। और उस मूवी में गोविंदा अपना तरह तरह के फोटो जो है लगा के रखता था। कभी डॉक्टर बन जाता था, कभी इंस्पेक्टर, कभी वकील, इस तरह की फोटो लगा के रखता था क्योंकि वो अनपढ़ था और दिखाना चाह रहा था कि हम बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित। हाँ। राहुल गांधी की परिस्थिति कुछ वैसी ही है। राहुल गांधी जमीनी मुद्दे हैं उससे इतर जो है, कभी ये मछली पकड़ते हुए नजर आते हैं, कभी ये ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, तो कभी राजा बाबू की तरह इस तरह की बहुत सारी कूली बन जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरह से जब भी लालू राज में कांग्रेस समर्थित जो सरकार थी उसमें जंगल राज किस तरह से था, तो बिहार की जनता भूली नहीं। रोहित जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज ये जो लोग कह रहे हैं हाँ। और तमाम हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आज जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे। अब बताइए, वो आदमी जो खुद बेल पे है, उस केस में बेल पे है, जो लैंड फॉर जॉब, मतलब आप अपनी जमीन मुझे दे दो और मैं आपको रोजगार दूंगा, इस पे वो जमानत पे अभी घूम रहा है। वो कह रहा है कि हम रोजगार देंगे। वो आदमी जो हजारों करोड़ का घोटाला कर रहा है, वो दावा कर रहा है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार दूंगा। हाँ। राहुल गांधी की खटाखटी योजना जो है वो आपने देखा कि कितना विश्वसनीयता रही है उसकी पिछले चुनाव में। तो इस तरह की बिहार की जनता को आप बरगला नहीं सकते हैं। हाँ। आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता आज बहुत समझदार है और वह जानती है कि वक्तव्यों का क्या मायने होता है और वो किसको वोट देना है। उसको सुशासन को वोट देना है या फिर वो 2020 साल पहले जो जंगल राज था, हाँ, उसको वापस लाने के लिए वोट देना है। ये बिहार की जनता आज बहुत अच्छी तरह से समझती है और जानती भी है। ठीक है रत्नाकर जी, एक 10 सेकंड में और रिएक्ट कर दीजिए। आपने राजा बाबू का जिक्र किया, लेकिन उसमें गोविंदा बहुत साफ दिल के थे। भले ही अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर फोटो खिंचवाते थे, लेकिन क्या राहुल गांधी भी साफ दिल के हैं? ये तो मान लीजिए। यही तो कांग्रेस कह रही है कि हम जो है वो मैकेनिक के साथ भी बैठते हैं, वो मिठाई भी बनाते हैं, वो जानना चाहते हैं उनका दुख दर्द क्या है। सत्ता में आएंगे तो दुख दर्द दूर करेंगे। तो दिल के साफ है नहीं है? नहीं, दिल के साफ और ये जानते हुए ये हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए वर्षों से ये लोगों के दुख दर्द जानते हुए 90 चुनाव हार गए। हाँ। और दिल का साफ होना, रोहित जी, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। राजतंत्र में एक सक्षम व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अगर आप एंकर हैं और आप दिल के बहुत साफ हैं, हाँ, लेकिन आपकी काबिलियत जो है वो एंकरिंग की नहीं रहेगी, तो आपको कैसे कोई एंकरिंग का जॉब देगा, ये बताइए। तो अगर राहुल गांधी दिल के बहुत साफ हैं तो उनको चैरिटी वर्क करने चाहिए जाके सोसाइटीज में। हाँ। ना कि इस तरह के राजनीति में जहां पे वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का काम करते हैं। इस तरह का काम करना चाहिए। 9 महीना में 6 महीना तो ये विदेशी दौरे पे रहते हैं। हाँ। तो इस तरह का दिल का साफ लोगों की जरूरत भारत की राजनीति में नहीं है, अपितु इनको चैरिटी वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। यश भी मुझे नजर आ रहे हैं। यश भाई, वेलकम कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस पर। तो आज जो है अप्पू टप्पू पप्पू इन सबकी एंट्री करवा दी योगी आदित्यनाथ जी ने। लोग भी चटकारे लेकर सुन तो रहे हैं। आपको लगता है इस तरह की बातें, क्योंकि मैं लगातार कांग्रेस के कई नेताओं को सुन रहा था, सीनियर मोस्ट चेहरों को सुन रहा था, वो तो धार्मिक एंगल भी लाए हैं कि हनुमान जी का अपमान कर दिया। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है बिलो द बेल्ट, बार बार शब्दों के स्तर को गिराया जा रहा है। किस तरीके से चल रहा है ये बिहार में? रोहित, अभी जो रत्नाकर जी ने फिल्म की बात करी, ये बोल के फंस गए। हाँ। मछुआरों के साथ जाना, ट्रक ड्राइवरों के साथ जाना, मैकेनिक के साथ जाना, क्या ये लोग हमारे देश के समाज में नहीं आते? क्या इनकी जरूरतें नहीं है? क्या नेताओं का फर्ज नहीं है कि जाके इनके दुख दर्द सुने?
ये राजा बाबू बोल के इन्होंने पता नहीं कहाँ कुल्हाड़ी मारी है, पर इन्हीं की तरफ, खुद की तरफ मारी है। क्योंकि दुनिया को पता है फैंसी ड्रेस में कौन उस्ताद है, किसको शौक है कि जहां जाए वहां जाके वहां की ड्रेस पहन के ढोल बजाएं, करें धरे कुछ नहीं, आर्मी की ड्रेस पहन के अपना फोटो शूट कराएं, जो कि असंवैधानिक भी है। जहां जिस देश गए वहां की ड्रेस पहन के खड़े हो गए, कभी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं, कभी दक्षिण भारत जाएंगे तो वहां की लुंगी पहन लेंगे, पंजाब जाएंगे तो वहां की पगड़ी पहन लेंगे, बातें ऐसी मारेंगे और बिहार में जाके अंग्रेजी में भाषण देंगे। वो भी कब? जब पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले उनकी दरकार घटनास्थल पर है, यदि है तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। रत्नाकर जी बहुत बैक फायर नहीं, बैक तोप चलती है, वो चलेगी। अब बचे यूपी के सीएम, तो यूपी के सीएम को दूसरों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले दो बातें सोचनी चाहिए। और मैं जानता हूं अगर मेरा कमेंट ज्यादा लंबा होगा तो आप मुझे थोड़ा रोकेंगे, फिर बाद में एक एक कमेंट लेके आप प्लेटफॉर्म हमारे लिए खोल देंगे, पर प्लीज बेयर विथ मी रोहित जी। रोहित जी, यूपी के सीएम अपने खुद के कार्यकाल के अलावा हर चीज पे बात करने को तैयार है। मीडिया वालों को गाली दे देते हैं, दूसरों के लिए अभद्रता करते हैं। पता नहीं कितनी बार उनके राज में यमराज आ चुके हैं, राम नाम सत हो चुका है, ताजिया निकल चुका है, सब हो चुका है, लेकिन उनके खुद के शासन में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी खबर आई है, एक नाबालिग बच्ची खून से लथपथ एक मंदिर में मिली। तो ये अपना खुद का देख लें। एक तो सबसे पहली बात, जो खुद को योगी कहते हैं, जो अपने ट्विटर बायो में गौ रक्षा धीश्वर लिखते थे, पता नहीं अब लिखते हैं नहीं, जिनको ईश्वर भी बनना है, संत भी बनना है, उनको सत्ता से क्या करना, राजनीति से क्या करना। और यदि सत्ता में आए तो उनके अंदर कम से कम साधु संतों वाला सौम्य तो होना चाहिए। साफ सुथरे मन की राजनीति की जरूरत भारत में नहीं है तो क्या हरामखोरी की जरूरत है भारत में? किस नियत की जरूरत है भारत में अगर साफ नीति की जरूरत नहीं है? और ये भी रत्नाकर जी ने इसलिए कहा है क्योंकि वो भी मना नहीं कर सकते कि राहुल जी की नियत साफ है, कोई मना नहीं कर सकता इस बात को। तो सीधी बात यह है कि इस तरह की बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि बीजेपी, और आप नहीं लेकिन बहुत सारा वो मीडिया जो बीजेपी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो इन बातों को एम्पलीफाई करता है, बेसिर पैर की बातों को फैलाता है। और उसका कारण ये है कि वोट चोरी के जो इनका पूरा स्ट्रक्चर है, चुनाव आयोग से मिली भगत है, उसको दबाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाए रखना है, ताकि जब नतीजा आए तो लोग एक दूसरे से बात ही ना करें। यूपी के सीएम अपने खुद के राज्य में क्रिमिनल का रिकॉर्ड देख लें, जो है स्थिति क्राइम की, समाज को देख लें, अपराध को देख लें, बच्चों की अशिक्षा को देख लें, सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए उनको देख लें। ये उनकी फालतू की टाइम पास बातें सुनने का टाइम अब बिहार के पास नहीं। ठीक है, ठीक है, आपको पता है मैं एक एक ओपनिंग लूंगा, फिर ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए खोल दूंगा। लेकिन योगी जी बार बार कह रहे हैं, हम तो, बीजेपी भी कह रही है, हम तो क्राइम में नंबर 1 हो, क्राइम फ्री स्टेट में नंबर 1 आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे कई आंकड़े वो पेश भी करते हैं, सीएजी की रिपोर्ट में भी आया, बढ़िया काम हो रहा है। मैं आऊँगा इस पर, लेकिन मुझे राहुल जी भी नजर आ रहे हैं। राहुल जी नमस्ते कर रहा हूँ आपको। राहुल जी प्लीज़ आप मुझे बताइए, अब ये तमाम चीज़ें देखिए, बिहार चुनाव में कम से कम अब तक पाकिस्तान, मुसलमान, इन चीज़ों का जिक्र तो नहीं हुआ ना, अप्पू टप्पू पप्पू ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि इन्हीं चीज़ों पर बात होगी, अब असल मुद्दों की मौत हो गई क्या? नहीं रोहित जी, हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार के जो मतदाता है वो असल मुद्दों की मौत नहीं होने देंगे। हाँ। जनता का भारी दबाव है कि कम से कम बेरोजगारी, विकास जैसे जो बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे राजनीतिक दलों को रहना होगा। बेरोजगारी बिहार के चुनाव में, अगर युवाओं में आप किसी से भी बात करें रोहित जी, अलग अलग हिस्से बिहार में हमने देखे तो वहां पे बेरोजगारी सबसे बड़ा मामला बना हुआ है, इसमें पलायन सबसे बड़ा मामला बना हुआ है। लोगों को अब ये लगने लगा है कि आखिर जिस विकास का स्वप्न देख रहे थे वो विकास यथार्थ के धरातल पे कब आएगा। ठीक है, इसलिए बिहार के, देखिए बिहार अन्य क्षेत्रों में हम लोग गरीबी देखते हैं रोहित जी, लेकिन जब नीति आयोग के आंकड़े आप देखते हैं और जब उसको जमीन पर ट्रांसलेट करके देखिए आप, नीति आयोग ये बताता है कि सबसे गरीब राज्य जो है, गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में। ठीक है, लेकिन जब आप बिहार के क्षेत्रों में घूमेंगे रोहित जी, क्योंकि मैं तो आपके राज्य भी जाता हूँ, उत्तराखंड भी घूमता हूँ, मैं देश भर घूमता रहता हूँ, आप यकीन मानिए बिहार में आपको गरीबी नहीं, घटाटोप गरीबी दिखेगी आपको जी। वो गरीबी शब्द छोटी हो जाएगी वहां पे। तो वो आप सोचिए कि किस स्थिति में लोग जीने को विवश है। कोई पलायन यूं ही नहीं करता। पलायन में उत्तराखंड के लोगों का भी नाम आता है कि वो पहाड़ छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको डंके के चोट पे कह सकता हूं कि पलायन की दर जो आप उत्तराखंड में देख रहे हैं उससे बहुत गुना ज्यादा विभीषिका के स्तर पर पलायन जो है वो बिहार में बना हुआ है। और हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, पप्पू टप्पू अप्पू वाला जो पूरा बयान है,
ये बयान हमें लग गया था कल जब राहुल गांधी ने तालाब में छलांग लगाई थी। वो तालाब में छलांग लगाना नहीं था रोहित जी। हाँ। वो एक तरह से कह लीजिए कि बिहार के नब्ज में छलांग लगा देने वाली स्थिति। ठीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी के घबराहट की स्थिति दिखाई देती है। हाँ, सुन लेना रत्नाकर जी। हाँ हाँ, बोलिए राहुल जी, बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप सोच के देखें ना कि एक अचानक से एक व्यक्ति चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, बेगूसराय जाते हैं और चुनाव प्रचार खत्म होता है, वहां से भाषण खत्म करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के सीधे जो है कि मुकेश सहनी जी के साथ जाकर तालाब में जो है कि डुबकी लगा देते हैं। हाँ। और जिस भाव से वो सबों से मिल रहे हैं, मछुआरों से मिल रहे हैं, भारतीय राजनीति में इतने बड़े नेता को हमने नहीं देखा है इस रूप में मिलते हुए। देखिए, राहुल गांधी के तमाम दृष्टांत हम लोगों ने देखा है, लेकिन क्या चुनाव के समय में देखा है हम लोगों ने? हम लोग आलोचना यही करते थे रोहित जी कि राहुल गांधी चुनाव से परे राजनीति करते हैं, लेकिन इस समय जो ये राजनीति हुई है, ये जो संकेत दिया गया है, क्योंकि देखिए ये संकेत किस संदर्भ में थे? ये संकेत बृहत्तर संदर्भ में। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग निषाद पार्टी देखते हैं, एक समूह विशेष को घेरने के लिए निषाद पार्टी को एनडीए को अपने गठबंधन दल में शामिल करना पड़ा। तो मुकेश सहनी को आप उसी रूप में आपको देखना पड़ेगा रोहित जी, और उस समूह के लोगों को भी उसी रूप में देखना पड़ेगा। ठीक है, सुन लिया रत्नाकर जी। आप भी जिक्र कर रहे थे, राजा बाबू जिक्र कर रहे थे, राहुल जी कह रहे हैं कि लोगों के नब्ज पकड़ रहे हैं राहुल गांधी, नब्ज टटोल लिए राहुल गांधी ने, इसलिए वो मछुआरों के बीच में भी जा रहे हैं, मैकेनिक्स के बीच में भी जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी हैं, मिठाई बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो लोगों के नब्ज पकड़ रहे हैं। आज मर्ज पकड़ेंगे, कल तभी तो दवा देंगे। रोहित जी देखिए, हाँ, शायद राहुल भाई अभी वर्तमान की परिस्थितियों का विवरण कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कुछ 4000 किलोमीटर की थी और न जाने कितने लोगों के नब्ज पकड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे चुनाव हार गए। ये राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी गंभीरता कब नजर आएगी? जब आप जनता के लिए, उनके मुद्दों के लिए सड़क पे उतर करके आप संघर्ष करें। हाँ। तब समझ में आता है कि आप गंभीर राजनीति में हैं। हाँ। लेकिन आज की परिस्थिति आप देखिए ना, मैंने बोला आपको कि पिछले 9 महीने के दौरान 6 बार ये विदेश भ्रमण पे चले जाते हैं, ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ। ये ऐसे ही है। आप फोटो खिंचा लेने मात्र से आपकी जनता की सहानुभूति नहीं मिल जाएगी। अगर फोटो खिंचा लेने मात्र से जनता की सहानुभूति अगर मिलती तो सारे राजनीतिक जो दल के नेता है ना, वो कोई तालाब में, कोई मोची के यहाँ, कोई ट्रक में, सब बैठ के ऐसे ही फोटो खिंचा करके और अपने विधानसभा में जो है वो सर्कुलेट करता, वायरल करता वीडियो। ऐसे नहीं होती है राजनीति। राजनीति जो होती है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो उनके हित में क्या है उसके लिए जो संघर्ष करता है, जनता उसको सराखों पे बिठाती है। अब मैं आपके प्रश्न का एक जवाब थोड़ा रह गया था देना, प्लीज कि हनुमान जी का अपमान कांग्रेस, वो पार्टी जो आज कह रही है कि हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, हाँ। जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर को बनने से रोका, जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं, हाँ। ऐसी पार्टी आरोप लगाती है कि हम प्रभु हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। हाँ। वो पार्टी के नेता जो आज तक प्रभु श्री राम लला के मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम भगवान श्री राम का और हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। देखिए, ये हिंदुत्व विरोधी पार्टी है। हाँ। आरजेडी ने रथ रोका था राम मंदिर का, जब रथ चला था उस समय लालू प्रसाद यादव ने रथ रोका था कि राम मंदिर न बन पाए। कांग्रेस ने अस्तित्व को दरकिनार कर दिया था, रामलला के अस्तित्व को दरकिनार कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने, महागठबंधन के समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। हाँ। तो ये तो इनका चाल चेहरा और चरित्र है। हाँ। ये क्या हमको समझाएंगे कि कहाँ पे अपमान करना है, कहाँ पे सम्मान करना है? अगर सम्मान करना ये जानते तो प्रभु श्री राम लला का मंदिर कई 100 साल पहले बन गया होता, लेकिन ये करेंगे नहीं, कई दशक पहले, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि इनको करना है तुष्टीकरण की राजनीति। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। हाँ। आपको रोहित जी। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति में आज महागठबंधन इतना लिप्त हो गया है कि आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब भी हमारी सरकार बनेगी हम मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान करेंगे। ये वक्तव्य क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि आप हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में, हिंदू बाहुल्य राज्य में आप हिंदुओं को दरकिनार करने का काम करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए ऐसे जो है लालच देने का काम करते हैं।
और वक्तव्यों का क्या कहा जाए। संविधान ने जो बिल बनाया है, वक्फ कानून बनाया है, उस कानून को भी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब आएगी उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये कैसे संभव है? राज्यसभा से, लोकसभा से पारित जो बिल है, जो राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ बिल है, पारित बिल है, उस बिल को आप कैसे कूड़ेदान में फेंक सकते हैं? क्या बिहार की जनता को आप मूर्ख समझते हैं? बिहार की जनता को आप गुमराह करने की बात करते हैं? और एक चीज कहना चाहूंगा रोहित, प्लीज कंक्लूड कीजिए। देखिए बिहार की जनता बहुत समझदार है और ये जानती है कि जो भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है वो नितांत बोगस है, क्योंकि बिहार का बजट जो है वो सिर्फ 3 लाख करोड़ है और इन्होंने जो योजनाएं जो जनता को बताई है वो 12 लाख करोड़ की है। तो बिहार की जनता को आप मूर्ख समझते हैं कि 3 लाख करोड़ का बजट है और 12 लाख करोड़ कहां से आप देंगे? ये जनता भली भांति जानती है कि आपने पहले भी बिहार की जनता को मूर्ख बनाया है और आज एक बार फिर मूर्ख बनाने की रत्नाकर जी, क्या इसीलिए योगी जी कह रहे हैं कि पप्पू अप्पू टप्पू 3 बंदर है, पप्पू सच बोल नहीं सकता, इसीलिए है क्या? झूठ बोल रहे हैं लोग सब? नहीं, आपको मैंने कहा ना कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कितनी भी योजनाएं लेकर के आए, जनता के ऊपर इनकी विश्वसनीयता 0 है। आपको बताया मैंने, खटाखटी योजना में 8,000 10,000 हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। बताइए कौन किसने विश्वास किया? किसी ने नहीं विश्वास किया। यहाँ तक कि इन्होंने फॉर्म भी अपने ऑफिस से बंटवा दिए थे कि आप ये फॉर्म भर दीजिए, हमारी सरकार लखनऊ में लाइन लग गई थी, मुझे याद है। और कितनी बड़ी लंबी लाइन लग गई थी और बनाइए ये जनता को। तो ये जनता समझ चुकी है कि ये चांद तारे तोड़कर लाने वाली बात करने वाली। ठीक है, मैंने आपको 4 मिनट दे दी रत्नाकर जी, अब मुझे यश के पास जाना पड़ेगा। यश, जवाब दे दो। वो कह रहे हैं कि भले ही शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन बोला योगी जी ने सच ही है। अप्पू टप्पू पप्पू किसको क्या कहा जा रहा है सब जानते हैं। इससे मुझे लगता नहीं है बिहार की जनता को कोई फर्क भी पड़ रहा है। असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी। बजट ही 3 लाख करोड़ का है, आप 12 लाख करोड़ की योजनाएं बनाकर बैठे। ये देखिए, हाँ जी, फिल्मों का छेड़ दिया है तो मैं गलत फंस गए, लेकिन अब इनने फिल्मों का छेड़ दिया तो अब ये देख सब कुछ ढाबे वाले राजा के नाम का। देखा ब्रदर, राहुल देखा। अरे ठहरो यार, आगे तो सुनो, जबान के पेड़ में गिर गई है। इसको मैंने अभी इसलिए चलाया क्योंकि अभी रत्नाकर जी भी कुछ इसी तरह से कर रहे थे जैसे प्रेम चोपड़ा कर रहे थे। बात शुरू हुई थी बिहार के चुनाव में और इन्होंने पहले राजा बाबू किया। तो राजा बाबू इत्तेफाक से प्रेम चोपड़ा थे और उनका काम यह था कि जैसे ही उनकी बेईमानी पर सवाल उठाओ तो कादर खान के सामने रोने लगते थे कि मैंने इस परिवार के लिए पता नहीं क्या क्या किया, खुद ही रोते थे। जब क्लाइमैक्स का सीन आया तब उनने अपना सब कुछ कबूल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ वो किसी ने देखा नहीं। उसी तरह इसमें भी हुआ, ये दूसरी कोई फिल्म है। तो ऐसे ये दूल्हे राजा है। जैसे ही इनको तकलीफ हो जाती है इनके मुद्दों से, इनके प्रशासन की गलतियों से, इनकी विफलता, यूपी के सीएम जो जबरदस्ती स्वयंभू योगी बने हुए हैं, उनके आचरण में मुझे कहीं भी साधुओं का सौम्य तो दिखता नहीं। नफरत की बात करते हैं, मारकाट की बात करते हैं, दूसरों के लिए अभद्रता करते हैं, मीडिया के लिए, दलों के लिए। खुद महाराष्ट्र के चुनाव में एक जगह पे खड़े हुए थे तो जो उन्होंने बोला था वो यहाँ दोहराया नहीं जा सकता। और उनकी बात करके ये हमारे बारे में बात करते हैं उल्टी सीधी। विदेश यात्रा करते हैं, क्या यूपी के सीएम ने विदेश यात्रा नहीं की? कहाँ गए हैं आपको नहीं मालूम है? ये सब बातें भटकाने के लिए की जाती हैं और इसीलिए की जाती हैं क्योंकि बिहार की जनता को इन्होंने लूटा है। मुजफ्फरपुर में प्राइवेट आदमी से संचालित ब्रिज चल रहा है, 71,000 करोड़ रुपया ये बिना हेड बताए गायब कर गए हैं, खा गए हैं। और अगर उसमें किसी दूसरी पार्टी के आदमी का नाम लेते हैं तो आप क्या सरकार लेके ताली बजाने बैठे हैं? ये सवाल उठना चाहिए। तो कुल मिल जब ये सब तरफ से घिर जाते हैं रोहित जी, तब ये दूसरों के नाम पर रोना चालू करते हैं। और बाकी बचा इनका हिंदू धर्म का नैरेटिव। तो ऐसा है कि हिंदू धर्म ने ना तो नफरत सिखाई, ना द्वेष, न दूसरों पर अत्याचार। ये सिर्फ वो लोग करते हैं जिनको हिंदू धर्म का नाम लेके सत्ता चाहिए और उस सत्ता के जरिए इस देश के सारे संसाधन और पैसा चाहिए। 1,000 एकड़ से ज्यादा जमीन 1 रुपए साल में इन्होंने 33 रुपए में 33 साल के लिए दे दी। और वहां के आदिवासियों ने जो अपनी जिंदगी लगा के पेड़ लगाए, वन जीवन चलाया, वहां की प्रकृति संचालित हुई, वो सब कहां गई किसी को नहीं पता। और ये बिहार के लोगों की बात करते हैं। इनके गृह मंत्री बोल रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है। जमीन नहीं है तो अडानी को कैसे दे दी?
और अगर चलिए अनर्गल बातों की बात करनी है तो अभी रवि किशन ने बोला था कि गोरखपुर की तुलना स्पेन से हो रही है। चलिए गोरखपुर इनके राज्य में ही आता है, यूपी के, जाके देख लीजिए कौन सा मीडिया बता सकता है कि स्पेन से तुलना करने लायक है या नहीं। हम तो नहीं कहते कि बेंगलोर की तुलना किसी और शहर से हो रही है, हम तो उसको बेंगलोर चाहते हैं और इसलिए हमने वोट चोरी सबसे पहले कर्नाटक से निकाल के दिखाई, जो प्रमाण चुनाव आयोग के हमने लोग निकाल के दिखा दिए जिन्होंने बताया कि किस तरह चोरी हो रही है। तो देख, सच जो है वो हमें का मोहताज नहीं होता, सच अपनी जगह अडिग होता है। और सच ये है कि बिहार के असली मुद्दों से भटकाने के लिए कभी ये भगवान का नाम लेते हैं, कभी दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। और जो फोटो ऑप की बात है तो रत्नाकर जी, दुख की बात है आप बार बार भूल जाते हैं। कर्नाटक में आपने हनुमान का नाम लिया था, जनता ने पछाड़ दिया, और वहां पे एक आदमी कमल के फूल की एलईडी लाइट लेके घूमते हुए चले थे गाड़ी के ऊपर। उस गाड़ी पे 4 जगह उनकी खुद की फोटो, और खुद भी वो खड़े होके अपनी फोटो लेके घुमा रहे थे। उसके बाद भी वो कर्नाटक हार गए, तेलंगाना हार गए। तो ऐसा है, बिना वोट चोरी के आप एक पार्षद ही नहीं जीत सकते रत्नाकर जी। दुख की बात है लेकिन ऐसा ही है, और वो आपकी पार्टी के कर्म है। तो जैसे जैसे ये नैरेटिव टूटता जाएगा, जैसे जैसे जनता में जागरूकता आती जाएगी, आप वोट चोरी भी फेल होती जाएगी। ठीक है। और मतलब आप समय देखिए, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। ठीक है, तो यश भाई बता चुके हैं उल्टी गिनती चालू हो गई। राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे स्क्रीन पर राकेश जी भी नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। राकेश सर नमस्ते कर रहा हूं सबसे पहले तो आपको। राकेश सर प्लीज आप मुझे बताइए, आपने तो 30 साल, मैं तो शायद कम बोल रहा हूँ, मैं फिर भी दर्शकों को कह रहा हूँ 30 सालों से आप देख ही रहे हैं चुनाव। ये हर चुनावों में हम जो भाषा के स्तर पर डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, जरूरत है इसकी? क्योंकि अब तो हर चुनावों में ट्रेंड ही है। कई डेटा ऐसे हैं, कई कंपनीज ने डेटा निकाला है, जितने नफरत भरे बयान आएंगे उतना ज्यादा वोट शेयर बढ़ता है। अब इधर उधर वो मुझे नहीं पता, लेकिन वोट शेयर बढ़ता है। नहीं, एक्चुअली क्या है रोहित जी, 35 साल ज्यादा हो गए, काउंट करना मैंने बंद कर दिया। देश के सभी जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिसका नाम लेंगे सब जगह काम किया, 9-10 चैनल शुरू किया देश में विदेशों में। वो बात अपनी जगह, अनुभव अपनी जगह पे। जो चुनाव को नजदीक से मैंने देखा, जितनी चाहे बीजेपी के लोग हों, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, आरजेडी का कर रहे हो, उनका अपना नैरेटिव है। यस जी कांग्रेस की बात कर रहे थे। सभी पार्टी दलों का एक पेज पे सब समान है। यदि हम बात करें तो, विश्लेषण करें तो, संकल्प पत्र कहे या घोषणा पत्र कहे, सभी पार्टी अपने अपने अंतरात्मा में झांक के देखें कि उस संकल्प पत्र को, मान लिया कि 90 से लेकर के बिहार की बात करें 2025 तक, पिछले 35 वर्षों में क्या सभी पार्टी ने, मेरे सब पार्टियों का सवाल है, 100% रिजल्ट जो संकल्प किया, जो उन्होंने मैनिफेस्टो किया, पालन किया? मैं उनका आंसर मैं भी देखता हूं, कहेंगे ये जितने झूठ बोलेंगे वही कहेगा नहीं, लेकिन परसेंटेज की बात जब बात आएगी कि किसने ज्यादा किया, उसमें यही कांग्रेस के लोग हों या उनके विरोधी लोग हैं, ये कहेंगे कि बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, उन्होंने जो कहा सो किया। ये विश्लेषणात्मक बोल रहा हूं मैं, ये हवा बातें नहीं कर रहा हूं, फैक्ट पे, तथ्यों पे बात कर रहा हूं। मुद्दा ये है कि जैसे कि रत्नाकर जी बोल रहे थे, यस जी बोल रहे थे कि मान लिया आपने घोषणा कर दी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, घोषणा कर दी कि हम सबको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 20 दिन में कर देंगे। अरे लेकिन तो 10 साल का जो रिकॉर्ड है, मैं भी बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, गर्व होता है बिहारी कहने में। हमारी पुरानी संस्कृति, पुरातन संस्कृति रही है, बुद्ध महावीर की धरती रही है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की धरती रही, श्री बाबू की धरती रही। तो ऐसी उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण है गर्व करने के लिए। आज पे 90 के बाद के बिहार पे गर्व की बात नहीं है। मुद्दा ये है कि आज जो हम बात कर रहे हैं नए बिहार की, या हम 1990 से 2005 की बात करें, 2005 से लेकर के 2025 की बात करें, क्या सभी लोग जो बैठे हैं पैनल में, इंक्लूडिंग यू, इस बात से सहमत नहीं है कि बिहार में प्रगति हुई या नहीं हुई? सबसे बड़ी बात यह है। अब जहां तक शब्दों की एंट्री की बात है, इस पर तो जितनी क्रिटिसाइज की जाए कम है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी करती हैं। और शब्द ऐसे नीति बताती है, नीति शास्त्र बताता है, जब व्यक्ति के पास अपने कर्म की बातें या कर्म कम पड़ जाते हैं, कर्म के शब्द, तो इस तरह से गाली गलौज की शब्दें निकलती हैं, जो भी शब्द होता है। तो मुद्दा ये है कि आपने जो काम किया है, काम को गिनाएंगे, काम की बात करेंगे। रही बात राहुल गांधी की, दो विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, राहुल लाल जी भी, यश जी भी, रत्नाकर जी भी, ये सिर्फ मुझे ज्ञान देते, क्या तेजस्वी यादव जो बिहार के सिरमौर कहने की बात कर रहे हैं, जमानत पे नहीं है? क्या राहुल गांधी
जमानत पे नहीं है। क्या उन पे जो आरोप लगे हैं भाजपा ने लगाया या किसी और लगाया? क्या वो जो भी क्राइम अपराध के आरोप लगे हैं क्या उनपे सामाजिक क्रांति के दौरान लगे? जब जैसे हमारे जितने क्रांतिकारी हुए हैं। सही बात है। पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछे तो यही कहते हैं गांधी जी उस वक्त भी इतने बड़े बड़े लोग क्रांतिकारी जेल में गए थे, हम भी गए, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन राकेश जी आपने एक इम्पोर्टेंट, मैं जानना चाहता हूँ ना कि किस आरोप में इस पे लोग इस नैरेटिव को सीधे निगल जाते, उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? ठीक है, नहीं राकेश जी आपने एक और इम्पोर्टेंट बात कही, मैं तो चाहूंगा आप उस पर मुझे क्लियर करें। आप कह रहे हैं कि जब काम कम पड़ जाते हैं तो शब्द इस तरीके के शब्द निकलते हैं, ये अप्पू टप्पू पप्पू। आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? काम कम पड़ गए एनडीए के? अप्पू पप्पू टप्पू सब चल रहा है। राकेश जी, हाँ राकेश जी पूछ रहा हूं, ये अप्पू टप्पू पप्पू सबकी एंट्री करवा दी योगी जी ने, तो आपको नहीं लगता, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड रख दो सामने, बता दो ये मैनिफेस्टो था? लेकिन उसका प्रकारांतर ये है कि कभी कभी व्यंग्यात्मक राजनीति में व्यंग्य की अपनी है। अच्छा, व्यंग्य, ओके। जैसे हरिशंकर परशाई जैसे व्यंगकार हुए, तो होता क्या, कभी तो व्यंग्यात्मक लहजे में भी बात होती है कि कम शब्दों में आप सारी बातें बोल देते हैं। पप्पू सम्मानित नाम है, लेकिन उन्होंने पप्पू को पप्पू का अपने हजारों लाखों लोग नाम पप्पू होंगे, उसका अपना अपमानित किया। चाहे किसी को अब कोई बोल दे, किसी को चाहे मोदी जी को कोई बोल दे, मौत का साधुवाद बोल दिया, चाहे किसी क्या बोल दिया, तो जो गलत है सो गलत है, सीधी सी बात है इसमें। मतलब ऐसे किसी नाम को आप बदनाम नहीं कर सकते। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोल देते हैं। मुंगेर भारत की राजधानी रही कभी, पाल वंश में 12वीं 13वीं शताब्दी में भारत वर्ष की राजधानी, ये ऐतिहासिक फैक्ट है। लेकिन आपने किसी को लिया और पेंट कर दिया। मुझ में कंसर्न, कोई भी ऐसी बातें करते हैं वो गलत तो है, तो गलत बातें जो गलत है गलत है। राहुल जी ठीक तो बोल रहे हैं, राकेश जी जो गलत है वो गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं व्यंग भी तो होता है, व्यंग भी तो चलता है। रोहित जी मैं 2-3 चीजें संक्षेप में रखूंगा। हाँ प्लीज। सबसे पहले तो देखिए, उन्होंने ये कहा कि राहुल जी कांग्रेस के समर्थन में बोल रहे हैं। अब भाई तब तो फिर अगर ये बात अगर वो विश्लेषण कर रहे हैं तो मैं भी ये कह दूंगा कि उनके विश्लेषण में तब तो फिर वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे से समर्थन करते हुए मैं नैरेटिव्स की बात कर रहा हूं। नैरेटिव आपकी बातों से जो हमें आजादी देता है, मैं तो राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान हमें आजादी देता है। मेरे विश्लेषण में जो हमें तथ्य नजर आएंगे, आपने कहा कि बिहार का विकास नहीं हुआ। आप मुझे ज्ञान दे दीजिए कि जो तेजस्वी यादव जमानत पे है कि नहीं। सुन लीजिए, मैंने बहुत ध्यान से सुना है। ज्ञान दीजिए ना, आपने ये पूछा मुझे ज्ञान दे 1990 से 2005 के बीच में बिहार मैंने जो बोला, जो मुझे लगा, मैंने बोला। आपको लग रहा है कि पार्टी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे भाजपा बोलते हैं, राष्ट्रवादी बोलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने जो कहा मैंने उसको बिल्कुल आदरपूर्वक उसको स्वीकार किया है, आदरपूर्वक स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है, राकेश जी एक बार सुनते हैं राहुल जी को, फिर आप रिएक्ट कीजिएगा। राहुल जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब 2-3 चीजें यहाँ पे चर्चा में होगी कि क्या 1990 से 2005 एक कालखंड को गिनती की जा रही है और 2005 से 2025 बिहार का विकास नहीं हुआ क्या? मैं बार बार कह रहा हूं 2005 से 2025 के बीच में 20 साल लग गए। बिहार का विकास करने के लिए किसी पार्टी को, किसी मुख्यमंत्री को कितने वर्ष का समय चाहिए? भाई आपको 50 साल का समय चाहिए, 70 साल का समय चाहिए, 100 साल का समय चाहिए, कोई तो टाइम फ्रेम होगा। हमारे संविधान निर्माताओं को तो लग रहा था कि अगर चीजें उस रूप में उपयुक्त नहीं होंगी, 5 साल बाद लोग निर्णय लेके तय करेंगे। तो बिहार के लोगों ने तो आशा रख के पर्याप्त समय दिया है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन को पर्याप्त समय दिया गया, और पर्याप्त समय देने के बाद से ही एक तरह से स्थितियां दूसरी दिशा में आई। अब दूसरे नंबर की बात कि देखिए, ये बात बिल्कुल सहमत हूं मैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का गरिमा कब गिरती है? जब कोई काम करेगा तो वो अपने काम का वर्णन करेगा, लेकिन जब काम नहीं करेगा तो मैं इस बात से सहमत हूं राकेश जी से। लेकिन जब एक सवाल यह पूछा जाए कि क्या, जब माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए प्रधानमंत्री भी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब वो ये चीज कहते हैं कि कनपट्टी पे रख के, कांग्रेस के कनपट्टी पे बंदूक कट्टा रख के वहां पे उनसे जो है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाया गया। अब आप बताइए कि क्या ये व्यंग के श्रेणी में रखा जाएगा, या हम लोग इसको जो है कि इसको भाषाई श्रेणी में इस बयान को कितना संतुलित माना जाएगा? क्या इसको संतुलित बयान दे सकते हैं? और हमें तो रोहित जी कई लोगों ने बताया, हमें बीजेपी के कई लोगों ने फोन करके बताया, अप्पू टप्पू सप्पू ये जो तमाम बयान है वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर बिहार में बोल रहे हैं, विपक्ष के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं व्यंग अपने ही पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों के ऊपर कर रहे हैं कि मैं तो खुलकर निर्णय ले रहा हूँ। आप लोग क्यों बार बार जो है कि आप स्वतंत्र तौर पर निर्णय नहीं ले पाते? सही बात है। तो कुछ लोगों ने हमें बताया नहीं, ये सारे नैरेटिव है, लेकिन राहुल लाल जी मैं देखिए, कोई कुछ भी कहे, मैं मानता हूँ आप बहुत इंडिपेंडेंट है,
राहुल जी, मैं मान रहा हूं कि ये कट्टा रख के बात आपने कहा गलत है, गलत हो सकती है, आप पूछ रहे हैं व्यंग है, मैं भी ये सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन फिर राहुल जी भी तो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भी तो कह रहे हैं, जनता को एड्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी यहां पर आए, प्रधानमंत्री यहां पर आए। आप तो माननीय कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी यहां पर आए, मोदी यहां पर आए, आप कहिए डांस करके दिखाइएगा, स्टेज पे वो डांस कर देंगे। तो इसको मैं व्यंग मारूं, इसको मैं भाषा का बिल्कुल मर्यादा स्तर मानूं, क्या मानूं मैं? ये तो दोनों तरफ से चल रहा है ना राहुल जी। बिल्कुल दोनों तरफ से चल रहा है। हाँ। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। हाँ। ये बयान देखिए, भाषाई गरिमा गिरा के कोई राजनीतिक चुनाव प्रचार कोई अच्छी नहीं लगती है शैली रोहित जी। हम लोग हर चुनाव प्रचार में इस डिबेट में शामिल होते हैं। बिल्कुल। और इसका दिली ख्वाहिश होती है कि कहीं कहीं भाषाई मर्यादा जो है कि वो एक सीमा में रहे। हाँ। लेकिन जब देखिए, जब बड़े पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री सरीखे लोग जब इस तरह से बयान देते हैं, हाँ। वो मुजरा तक, लोकसभा चुनाव में भी मुजरा आ गया, विधानसभा चुनाव में भी मुजरा आ गया। हाँ। तो फिर उसके प्रत्युत्तर में भी चीजें निकलती है और इसके ऊपर ब्रेक लगनी चाहिए। हाँ। ना तो बड़े नेताओं को ऐसा बयान देने चाहिए, लेकिन जब बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी, वो ऐसा बयान देंगे, हाँ। तो फिर भैया नेताओं सब लोग क्या आशा रखेंगे रोहित जी हम लोग? सही बात। तो इसलिए ये चुनाव प्रचार में ये गरिमा नहीं जुड़नी चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ, इस चीज का मैं पूर्णतः सहमत हूँ मैं कि एक गरिमा की स्थिति बननी चाहिए और देश के नेशनल लीडर की स्थिति बनती है वो। हाँ। और मैं एक चीज और रोहित जी, मैं संक्षेप में खाली कुछ सेकंड का मैं समय दीजिएगा। प्लीज। मैं तुलना कर रहा हूँ दो प्रधानमंत्री स्तर के लोगों की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को ले लीजिए, 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे वो। हाँ, ठीक और है। 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है। दोनों के बयानों में आप देखिए किस प्रकार के बयानबाजी कहां तक नहीं कहा गया। और मैं तमाम बयानों की गिनती नहीं कराऊंगा, आपके सुधी दर्शक तमाम बयानों पहले से ही जान जाएंगे। हाँ। जर्सी गाय के कहा गया, तमाम तरह की चीजें किसके लिए कही गई, 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड की टिप्पणियां किसके तरफ से आई, किसको कहा गया, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए। राकेश जी, मैं आपको दूंगा 30 सेकंड रिएक्ट करने के लिए, दूंगा आपको 30 सेकंड रिएक्ट करने के लिए। राकेश जी आ रहा हूं। आरोप लगाता मनमोहन सिंह के ऊपर। राहुल जी की बात, तो आप सोच के देखिए। हाँ, मैं 30 सेकंड दूंगा आपको रिएक्ट करने के लिए। बता दें हमें, एक आपको बयान हमें बता दीजिए। राहुल जी की बात में ठीक है, 30 सेकंड। यश हम कमेंट 30 सेकंड दीजिए बस। राकेश जी 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। ठीक है सर, बोलिए। राहुल जी बताएं, जो भी लोग पैनल में हैं, कि ये जो जर्सी गाय या मौत का सौदागर, लुटेरा, और जब मुख्यमंत्री थे उनके वीजा को रोकने के लिए तमाम तरह के अनर्गल आरोप देश के खिलाफ, देश के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ किसने शुरुआत की? हाँ। ये जो अपशब्द की परिभाषा, जो भाषा है, जो मर्यादाहीन बातें हैं, किसने शुरू की? आप आप लगता है भूल गए राकेश जी। कोई बार-बार पंजाब के जवाब में मौत का सौदागर सब लाया था उस जमाने में। मानव अधिकार है, मैं भी बोलेंगे भाई ढाई दशक पत्रकारिता के हमारे भी हो गए, उस जमाने की भी चीजें याद है हमें राकेश जी। आपको याद होगा 2007 के विधानसभा चुनाव की बात है, गुजरात विधानसभा चुनाव की। जब मैं आप दोनों को सुन रहा हूँ, आप दोनों ही 25 साल, 30 साल, 35 साल, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस वक्त भी ऐसे चल रहा था, आज भी ऐसे चल रहा है। पता चले आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल बाद भी यही सब चल रहा हो, यानी इस हमाम में सब नंगे। यश, इस बात का है। आऊंगा राकेश जी, आऊंगा राहुल जी। यश, नाउ यू हैव टू जॉइन इन। यश, आप बार बार कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आरो रत्नाकर जी। यश भाई, आप बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी जन नेता है, सबसे मिल रहे हैं। रत्नाकर जी कह रहे हैं सबसे मिल लिए, हाथ भी गंदे कर लिए, गले लग लिए। वो तस्वीरें अच्छी लगती है, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने उन तस्वीरों को बहुत देखा है, एंडोर्स भी किया है। लेकिन उसके बाद क्या? बिहार में भी आपको मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। अब देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप मुझे भी कह सकते हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे नाराज भी हुए। आपकी वोटर अधिकार यात्रा जो आप लोगों ने निकाली थी, बहुत शानदार माहौल उसने बना दिया था। इनसिक्योर, कई लोग कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे इनसिक्योर हो गए तेजस्वी यादव, आरजेडी इनसिक्योर हो गई, इसलिए मुलाकातें तक होना बंद हो गई। मैं संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस के लिए पूछ रहा हूं, चीजें कितनी बेहतर, प्रासंगिक कितने बिहार में? जी जी जी, पहले मैं एक बात क्लैरिफाई करता हूं। करिए। उसी राजा बाबू फिल्म में प्रेम चोपड़ा से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने वाला एक कैरेक्टर और था। हाँ। वो था गुलशन ग्रोवर। हाँ। वो छोटा विलन था, लेकिन ज्यादा जोर से चिल्लाता था। तो अभी क्या है कि जैसे राहुल लाल जी हैं, हाँ। उनका सबको पता है कि वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से ये नहीं बोलते कि भैया मैं तो निष्पक्ष हूँ, सारी पार्टियां एक सी हैं। यहां से वो कभी चालू नहीं करते। हाँ। यहां से चालू अक्सर वो लोग करते हैं
जो दुनिया के सबसे बड़े जुमलेबाजों की पक्ष रखने आते हैं। राकेश जी को बोल रहे हैं अभी हमने सुना, सुनिए ना। हाँ। अभी हमने सुना कि इन्होंने ज्यादा पूरा किया है। हाँ। तो सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने चिल्लाया था कि 50,000 करूं कि 65,000 करूं, लग रहा था नीलामी हो रही किसी चीज की। हाँ। पता चला 71,000 करोड़ बिना खर्च बताए खा गए। इसलिए ये आऊंगा छोटी बातें राकेश जो जी, है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिहार की गोविंदा जनता से को बहुत वोट करने प्रेम के है, लिए हो रही है। इनको गोविंदा से बहुत अब प्रेम बाकी है, बचे यूपी और ये के सीएम। अलग-अलग बात कर तो रहे हैं। यूपी के सीएम मुद्दों की ने बात करें ना, खुद को क्लीन चिट दी। कौन जमानत पर है, कौन क्या कर रहा है, वो जाने जमानत पे है या नहीं है? यूपी के सीएम ने खुद को क्लीन चिट दी है। इस बात का इसलिए जवाब इन दीजिए। बातों की तुलना नहीं की जा सकती। अब बिहार के मुद्दों पर यदि हम वापस आते हैं तो पिछले 20 साल के शासन में ये पलायन तो छोड़िए, बिहार के लिए डेडिकेटेड रेल व्यवस्था भी सही नहीं कर पाए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बंबई से बिहार आती ट्रेन से 3 लोग गिरे, 2 की मृत्यु हो गई, 1 घायल थे। इस बात पर रेल मंत्री से लगाकर बिहार की स्टेट मिनिस्ट्री तक की कुर्सियां हिले नहीं तो कम से कम उनमें एक जागृति आनी चाहिए। ठीक है, हिलने की तो उम्मीद इनसे है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए है एक तरह का जमीर, वो इस पार्टी में नहीं। हाँ। और बाकी बच्चे आरएसएस वाले जो दिखा ही देते हैं कि हम आरएसएस वाले हैं, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, वो कहाँ है क्या है। 3 दिन में भारतीय सेना खड़ी कर देते हैं, लेकिन 25 के बाद 48 तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए। मणिपुर में नहीं दिखाई दिए, और वो बिहार में अपराध रोकने में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ऐसा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वोट की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी कुछ भी बोलेगा, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी करेगा। और ये भी लिख के ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में राहुल गांधी जी ने बोला है। लेकिन आपको पता नहीं कितने लोग मिल जाएंगे जो नाच के दिखा देंगे, कुछ भी कर देंगे। क्या बिहार की राजनीति में महिलाओं का प्रचार नहीं हो रहा है महिलाओं के जरिए? और किस किस तरीके से हो रहा है? क्या वो स्वीकार्य है जिस तरीके से महिलाओं का उपयोग हो रहा है प्रचार में? जो कपड़े पहना के, जो नाच गाना दिखा के प्रचार किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी तो नहीं कर रही, हम तो नहीं कर रहे, इंडिया गठबंधन तो नहीं कर रहा। वो तो वही लोग कर रहे हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। डीजे आ रहा है, नाच गाना हो रहा है, नशा बांटा जा रहा है, इनके खुद के लोग रील बना के डाल रहे हैं, महिलाओं से अभद्रता हो रही है। और ये नियत की बात कर रहे हैं, नियत साफ दिख रही है। आरोप भी तो आप पर लगा रहे हैं, आप सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं। चाहिए यश भाई, आप पर यह आरोप भी तो लगा रत्नाकर जी ने, तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। अरे रोहित जी, क्या होता है तुष्टीकरण? क्या ये टोपी पहन के फैंसी ड्रेस नहीं करते? लुलु मॉल के संस्थापक आए थे, तब ये यूपी के सीएम बैठे हुए थे उस प्रोग्राम में, तब तो उन्होंने नहीं बोला कि भैया इनका मैं क्या होता है, ताजिया निकाल दूंगा। उसी अयोध्या में विवादित मंदिर की जमीन, बहुत अच्छी बात कर रही है। नहीं यश, आपकी इंपॉर्टेंट बातें आ रही है मुझे। रत्नाकर जी प्लीज आप मुझे बताइए। रत्नाकर जी देखिए, आपने जो आरोप लगाया वो तो मैंने यश से सीधा पूछ लिया। आप कह रहे हैं हम बात करते हैं संतुष्टिकरण की, ये लोग बात करते हैं तुष्टीकरण की। आप कई सारे बयान भी गिनवा चुके हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप घुसपैठिए की बात करते हैं, 80-20 80-20 वाली बात करते हैं, वो नहीं होता क्या तुष्टीकरण? नहीं, देखिए, जब भी हम इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बयान उसका जवाब होता है जो कांग्रेस पार्टी या आरजेडी के लोग कहते हैं। अब ये बताइए, अभी इसी चुनाव प्रचार के दौरान अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम अलग से मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम करेंगे, तो ये वक्तव्य का जवाब निश्चित रूप से देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक है और हिंदू जो है बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यकों के अधिकार को, हक, उनके अधिकारों को छीन करके सिर्फ अल्पसंख्यकों को देने का काम नहीं किया जा सकता। इस तरह के वक्तव्यों का जवाब जो है वह भारतीय जनता पार्टी देती है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा रोहित जी, अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी। मैं सिर्फ यश जी से कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो ये कह रहे थे। अभी तो ये कह रहे थे कि खुद को ही योगी आदित्यनाथ ने क्लीन चिट दे दिया। भाई, आप उन चीजों को भूल जाते हैं क्या कि आप ही के गांधी परिवार के लोग खुद को भारत रत्न दे देते थे। आप भारत के रत्न हैं, आप योग्य हो या अयोग्य हो, लेकिन भारत के रत्न खुद ही को दे देते थे। तो क्लीन चिट तो फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद क्लीन चिट मिलता है। दूसरी चीज ये बोलना चाहता हूँ, चले तो थे ये 2 भाई बनके, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 2 भाई बनके चले थे बिहार में, लेकिन आज इनकी स्थिति जो है पिछलग्गू की हो गई है। अब ये बताइए, पिछले 70 सीटों, पिछले चुनाव में 70 सीटों पे लड़ने वाली कांग्रेस आज कम सीटों पे क्यों लड़ रही है? मैंने पूछ लिया सवाल। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के बाद
अभी 2 दिन पहले नजर आए, आप कहाँ थे 59 दिन बाद नजर आए थे, ठीक है। चुनाव मैं बिल्कुल आखिर में हूँ रत्नाकर जी, बिल्कुल आखिर में हूँ। 30 सेकंड दे पाऊंगा यश, 30 सेकंड। जी देखिए, ऐसा है कि अगर हम पिछलग्गू होते तो हमारी संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं होती, सर्वसम्मति से हम तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बताते। इन्होंने जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो ऐसे दौड़ते हुए आए, एक फोटो खिंचाई मैनिफेस्टो दिखा के और 7 सेकंड में भाग गए। तो ये सारे दिन की बातें यहाँ पे ध्वस्त हो जाती हैं। बाकी बची इनकी आरएसएस। तो अगर हमने खुद को कोई अवार्ड दिया था तो क्या कमेटी में और लोग नहीं थे? और इनकी वो आरएसएस क्या बैठ के ताली बजा रही थी? उस समय कभी कुछ नहीं बोला। आज जब सत्ता आ गई है तो पूरा फ्लैशबैक याद आ रहा है। ना ये 48 में सेना की मदद करने गए, ना ये मणिपुर में गए। राहुल जी रोहित जी, बार बार कहा जा रहा है तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम आरक्षण की बात। अरे भाई, चंद्रबाबू नायडू से तो पूछ लीजिए। सबसे पहले तो विपक्ष से सवाल पूछने से पहले मुस्लिम आरक्षण की बात तो चंद्रबाबू नायडू जी कर रहे हैं, वहां पर सवाल पूछा नहीं जा रहा है। दूसरी चीज लगातार पूछी जा रही है कि भाई राहुल गांधी की जमानत तो नहीं है। अरे भाई, कब से वो मामले चल रहे हैं? 2013 से नेशनल हेराल्ड का मामला है। मैं तो पूछ के थक गया हूं कि नेशनल हेराल्ड की जांच पूरी कब होगी? 2035 में। राहुल जी, आज टाइम मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, राकेश सर आपसे माफी भी चाहूंगा, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, मुझे तुरंत आ रहा है कि मैं ओवर जा चुका हूं। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। 5 की प्रताप में फिलहाल इतना ही, नमस्ते।